आज हमारा टॉपिक है दैट इज पेपर टू। अच्छा, ये आपको डायरेक्टली एज ए टॉपिक जो है ना, ये आपको चैप्टर जो बिल्कुल चैप्टर 12 है ना, चैप्टर 12 बनता है। यस, चैप्टर 12 में आपको जाके चीज़ मिलेगी, बिल्कुल आखिर में पढ़ाया जाता है ये, लेकिन मैं इसको भी पढ़ा रहा हूँ किसकी वजह है। इसको मॉड्यूल्स एंड सब रूटीन्स। मॉड्यूल्स एंड सब रूटीन्स बेसिकली क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एंड सब रूटीन्स बेसिकली प्री डिफाइंड यूनिवर्सल कोड्स होते हैं। ये नहीं कि इसको अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे, ये दे आर प्री डिफाइंड यूनिवर्सल कोड्स। और इनका आपके पास बेसिकली पर्पस क्या होता है कि ये मतलब ये किस तरह से बनाए जाते हैं कि ये प्री टेस्टेड होते हैं, प्री रिटन एंड प्री टेस्टेड कोड्स stored in subroutine libraries. सब रूटीन लाइब्रेरीज क्या होती हैं वो चीज़ एक सेपरेट है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन मॉड्यूल्स एंड सब रूटीन्स वैसे क्या होता है कि इसके अंदर मौजूद जो आपका कोड होता है ना, वो एक यूनिवर्सल तरीके से काम करता है। जिस तरह से हमारे पास वो फंक्शन था बिल फर्स, हमने वो फंक्शन पढ़ा था बिल्ट इन फंक्शन में टू अपर का। टू अपर में जब हम कोई भी वेरिएबल देते थे तो वेरिएबल की जो मर्जी वैल्यू हो, ए होगी, बी होगी, सी होगी, जो मर्जी वैल्यू हो वो उसको कैपिटल कर देता था। अब क्योंकि ये चीज़ हो रही थी तो ये जो टू अपर है ना, इसका कोड बेसिकली पहले का लिखा जा चुका है एक दफ़ा। वो पहले से लिखा गया, प्री टेस्टेड है, प्री रिटन है और प्री टेस्टेड है, और सब रूटीन लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया गया। अब ये है कि वो एक यूनिवर्सल कोड है, इधर कोई भी वेरिएबल डाल दोगे, कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो वो उस वैल्यू के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये मॉड्यूल्स एंड सब रूटीन्स होती हैं, यानी कि जिन्हें आप फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के नाम से जानते हो। आपके सिलेबस में इनका नाम फंक्शन एंड प्रोसीजर्स हैं। पाइथन में मेथड्स कहा जाता है इनको। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट है, लेकिन इनका स्टैंडर्ड नेम है आपके पास मॉड्यूल्स एंड सब रूटीन्स। एग्जाम में भी आपको मॉड्यूल और सब रूटीन लफ्ज अक्सर लिखा हुआ नजर आ सकते हैं, मॉड्यूल बहुत ज़्यादा बोलता है वो। ये बताने का मकसद ये है कि पेपर में जिस तरह से ये टू अपर टू लोअर मिड फंक्शन ये सारा कुछ है ना, ये तो प्री डिफाइंड है। इसके अलावा फंक्शन एंड प्रोसीजर्स पेपर में लिखने को आते हैं आपको, कि एक फंक्शन लिखें, एक प्रोसीजर लिखें, वे द कोड हैज़ टू बी अ यूनिवर्सल साइड कोड के उसमें कोई भी वैल्यू पास की जाए तो वो उस वैल्यू को प्रोसेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का बनाना है कोड, तो वैसे तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको इस तरह से होना चाहिए कि वो किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इंप्लीमेंट हो सके। ऐसा नहीं कि वो पाबंद है कि 5 अल्फाबेट्स की स्ट्रिंग हो, 6 अल्फाबेट्स की स्ट्रिंग हो, ऐसा नहीं। जितने अल्फाबेट्स हैं वो उन सब को चेक कर सके कि कितने का काउंट कर सके, चाहे जितना मर्जी बड़ा स्ट्रिंग हो चाहे ब्लैंक स्ट्रिंग हो। तो मॉड्यूल्स एंड सब रूटीन्स आर यूनिवर्सल कोड्स, प्री रिटन होते हैं एंड प्री टेस्टेड कोड्स स्टोर्ड इन सब रूटीन लाइब्रेरीज। पेपर में आपको फंक्शन एंड सब रूटीन्स यानी फंक्शन एंड प्रोसीजर्स बनाने को उससे लिखा हुआ होता है, या मॉड्यूल बनाने को लिखा होता है, वो बेसिकली इन्हीं कोड्स के ऊपर बात कर रहा होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका जो मेन हमारे पास पर्पस होता है वो ये है, जैसे उसको मिटाना नहीं चाहिए था, चलो कोई नहीं, कि इट सेज इट सेव्स टाइम एंड effort. The same code can be executed for multiple values, yeah, for a set of values in a single line या in one line. अब देखो कैसा, आपको याद होगा कि जब हम उसका इंट्रो पढ़ रहे थे पेपर वन, किधर गया, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये जो है हमने पढ़ा था, इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमने कोड बनाया था। यहाँ पर किधर गया वो कोड, ये वाला केस बनाया, केस ऑफ एज। अब देखो मुझे बताओ कि अगर आपको उसका प्रोग्राम कोड लिखना हो, एक प्रोग्राम कोड लिखा जाए और 50 डिफरेंट एजेस के ऊपर चेक होना है, 50 डिफरेंट एजेस के ऊपर चेक होना है, जिसके अंदर के इनकरेक्ट वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती हैं, करेक्ट वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती हैं।
50 डिफरेंट एजेस डिफरेंट है। अच्छा, अब आप क्या करोगे कि या तो आप कहोगे सर इस पर लूप लगा दें और ये 50 वैल्यूज इनपुट ले ली जाए। अच्छा, कहते हैं 50 वैल्यूज इनपुट नहीं ली जा सकती, 50 वैल्यूज कंप्यूटर ने देनी है, आप क्या करोगे? लूप लगा लें, लेकिन ये 50 वैल्यूज जो हैं ये फिक्स्ड नहीं है, हो सकता है एक की 25 हो, फिर 29 हो, 33 हो, एक की 17 हो, इस तरह से सीक्वेंस में हो, तो इसके ऊपर कौन सा लूप लगेगा? फॉर लूप तो लग नहीं सकता। अब ये जो मामलात हैं कि इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन आपने ये कोड लिखना है, तो उसका क्या तरीका होगा कि ये कोड 50 दफ़ा लिखा जाए फॉर ऑल करेक्ट एंड इनकरेक्ट वैल्यूज। 50 दफ़ा कोड लिखा, जिधर जिधर ये एज जो है 50 दफ़ा एंटर होगी डिफरेंट वैल्यूज के साथ, तो क्यों नहीं बनती इस बात की? तो हम कोड एक दफ़ा लिख लेंगे एंड उसके बाद 50 लाइन सिर्फ लिखेंगे कि पहले इस वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट हो, देन इस वैल्यू के लिए, देन इस वैल्यू के लिए। यानी कि वो जो फंक्शन का हेडर होगा ना, आगे हम पढ़ेंगे कि हेडर क्या होता है फंक्शन का, वो एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर कॉल किया जाएगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह से भी दे देता हूँ कि अगर हमने यहाँ पर, हाँ वो अपर कोड की बात करते थे, जो टू अपर का फंक्शन था आपके पास। देखो जो टू अपर का फंक्शन है ना, टू अपर, ये पूरा कोड है, इसके बैक एंड पे पूरा कोड लिखा हुआ है। न जाने क्या कोड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है कि अपर कैसे कैसे लिया जाता है, वो उसकी एस की वैल्यूज कन्वर्जन हो रही है वैसे, लेकिन एस की वैल्यू कन्वर्जन के लिए भी कम अज कम भी वो 10-15 लाइनों का कोड होगा। मैं आपको कहता हूँ कि जी मैंने आपको दिए ये 5 लेटर्स ए, जी, टी, ये कैपिटल एल और एम, इन 5 लेटर्स पे ये एग्जीक्यूट करो। 10 लाइनों का कोड है, क्या 50 लाइनें लिखने से बेहतर नहीं है कि अगर हम यहाँ पे लिख लें टू अपर ए, टू अपर जी, और सिर्फ आपके पास 3-4 लाइनें और आ जाएंगी, उसके बाद आप लिख लोगे यहाँ पे टू अपर एम। इस तरह करने से आपने सिर्फ 5 लाइनें लिखी और वो सेम सेट ऑफ कोड जो कि सिर्फ आपने एक दफ़ा लिखा था, वो इन 5 के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये चीज़ तो बिल्ट इन फंक्शन के साथ जो मैं करके दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आप अपने बनाए हुए फंक्शंस के साथ भी कर सकते हो। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई सारी? अच्छा, देखो मैं बताता हूँ, जो बिल्ट इन फंक्शंस वाली लिस्ट है ना, वो आपको बनाने को नहीं आते, वो आपको बनाने को नहीं आते, वो हमारे पास ये एग्जिस्टेड होता है कि ये चीज़ें पहले से हो रही हैं। उसका पर्पज़ ये है कि वो हमें करने को नहीं आएंगे वो काम जो बिल्ट इन फंक्शंस करके दे रहे हैं। टू अपर या टू लोअर हमें करके दिया जा रहा है, तो हमने वही यूज़ करना है, हमें उसकी कन्वर्जन से कोई गर्ज नहीं कि किस तरह से किया जाता है वो। हमने अपने नए फंक्शंस बनाने होंगे जो कि सवाल के पर्सपेक्टिव से होंगे कि सवाल में क्या आ रहा है, लेकिन वो आपको कभी भी ये वाले जो बिल्ट इन फंक्शन है वो बनाने को नहीं देता। आया एक सवाल आया था, वो जो मैंने आपको मिड फंक्शन पढ़ाया था ना, वो जो बेसिकली वो 3 पैरामीटर्स ले रहा था दरमियान से उठाने के लिए, इस मिड फंक्शन को बनाने का सवाल आया था, लेकिन वो भी इनडायरेक्ट सवाल था जिसके अंदर के बाकी सारे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने अलाउड थे सिवाय मिड के, बाकी सारे आप यूज़ कर सकते थे। वो सवाल हम इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ कि वो सवाल इस तरह से आया हुआ है, वरना उसके अलावा कभी भी उससे इस तरह से कोई फंक्शन आपको बनाने को नहीं देना जिसको बनाने के आपके पास कोई नॉलेज ना हो। वो बिल्ट इन फंक्शंस आपको अवेलेबल दिए ही इसलिए गए हैं ताकि आप उनको यूज़ कर सको, तो वो वाले नहीं बनाने को आएंगे आपको, सवाए क्या कहते हैं, हाँ जो उससे सवाल में दी हुई होगी चीज़ उसके मुताबिक बिल्कुल नया फंक्शन होगा जो कि हमें बनाना होगा, वो सिनेरियो बेस्ड सवाल होते हैं हमारे इसमें। ठीक हो गया? अब दो किस्म की, जी, 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 उसका नाम हम एज रखते हैं, उसका नाम हम बेसिकली ये कि, हाँ उसका नाम हम एज रख दें, एज पास करें, या एज ग्रुप कह लेना, एज ग्रुप कह लें उसका नाम, कि वो बेसिकली वो टॉडलर वो आउटपुट कर रहा था, एज ग्रुप, पैरामीटर की वैल्यू में हम पास करते जाएंगे वो एजेस, तो 50 लाइनें लिखेंगे और 50 लोगों की एज जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी कि उनके क्या हैं वैल्यूज। हम उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, उसी चीज़ का एज एन एग्जाम्पल लेकर हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को क्या फ़र्क होता है। सीन क्या होता है? सीन ये है कि आपको एग्जाम में दो किस्म के आते हैं सब रूटीन, वैसे होती भी दो ही किस्म की हैं। एक सब रूटीन आपके पास होती है जिसे कहा जाता है फंक्शन, और एक सब रूटीन होती है जिसे कहा जाता है प्रोसीजर। याद रखिए ये कैपिटल में ही लिखने होते हैं प्रोसीजर, जिस वजह से मैं अभी कैपिटल में लिख रहा हूँ। फंक्शन और प्रोसीजर में फ़र्क क्या होता है?
फ़र्क ये होता है कि एक सेकेंड, कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, और जो प्रोसीजर होता है इट प्रोसीजर नेवर रिटर्न्स अ वैल्यू। अच्छा, अब रिटर्निंग अ वैल्यू का मकसद क्या था? बात ये थी कि रिटर्निंग का वैल्यू का मतलब ये है कि फंक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू, जो भी फंक्शन वैल्यू प्रोसेस करता है उसकी प्रोसेस्ड वैल्यू को एक फ्यूचर एक वेरिएबल को असाइन किया जा सकता है। प्रोसीजर एक काम तो कर देगा, लेकिन वो कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं आपको दे रहा होगा, कोई प्रोसेस्ड वैल्यू नहीं बना रहा होगा एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन की मिसाल ये है कि हम एक उसको एरे देते हैं। एरेज तो आपने पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से ओ लेवल में भी, कि हमने एक फंक्शन को एक एरे दी और उसे कहते हैं कि हम सर्च करके दो मुझे ये एरे, कि इसमें से वैल्यू, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम इस एरे में कितना स्टोर्ड है, तो वो उसमें से ढूंढ के वो मेरा नाम रिटर्न कर देगा मुझे, वो उसकी रिटर्न वैल्यू होगी, किससे ढूंढी उस एरे में से वो वैल्यू दे दी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इस एरे में 50 नेम स्टोर्ड थे, इसको असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब सॉर्ट किया जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू तो नहीं रिटर्न होनी, बस सॉर्ट हो गई, खत्म बात। उस तो एरे को पकड़ के सारा सॉर्ट कर दिया, खत्म बात। वो चीज़ प्रोसीजर होगी। जिस आपकी सब रूटीन ने वैल्यू रिटर्न करनी है, वो सब रूटीन इज अ फंक्शन, जिससे वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, दैट इज अ प्रोसीजर। ये लाइन इसलिए याद रखने की ज़रूरत है, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में अक्सर उससे लिखा होता है कि राइट अ मॉड्यूल फॉर दिस थिंग। उसको आइडेंटिफाई कैसे करने के फंक्शन लिखने हैं प्रोसीजर। फंक्शन के लिए किस ऐसे कि जब उसे कहा होगा कि इससे वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हम समझेंगे कि जी ये इससे कहा हुआ फंक्शन। और जब मैं पता उससे लिखा होगा कि कोई वैल्यू रिटर्न करने का जिक्र नहीं होगा, तो मैं बताऊंगा कि इट इज़ अ प्रोसीजर। यूजुअली होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो, तो इसकी स्टेटमेंट इसी तरह से लिखी जाती है कि वेरिएबल एक्स को आप इसे असाइन करते हैं दिस फंक्शन, फंक्शन का जो भी नाम है, मैं इधर वो फंक्शन का लिख रहा हूँ वर्ड वैसे, लेकिन इधर फंक्शन कोई भी नाम है, इधर आप उसके पैरामीटर्स डाल देते हो। पैरामीटर्स डालते हो तो एक्स वेरिएबल में बेसिकली उसकी रिटर्न्ड वैल्यू स्टोर्ड। ठीक है, ये वो तरीका है जिससे कि आप एक फंक्शन को यूज़ करते हो। प्रोसीजर को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे लिखते हो इस तरह से, कॉल प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर का नाम है वो लिखते हो आप इस तरह से। मैं लफ्ज़ प्रोसीजर लिख रहा हूँ, प्रोसीजर, और यहाँ पे उसके पैरामीटर्स, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होनी होती। रिटर्न वैल्यू क्या मतलब होता है? अच्छा, इधर भी समझ लो कि रिटर्न वैल्यू क्या मतलब है। रिटर्न वैल्यू और आउटपुट पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा होता है कि सर आउटपुट भी तो वही चीज़ थी, रिटर्न भी तो क्या था, फ़र्क क्या? देखो, आउटपुट एंड रिटर्न आर टू डिफरेंट थिंग्स। आउटपुट करने का मतलब ये होता है कि अ, उस वैल्यू को यूज़र को स्क्रीन पे दिखाना। जो भी वैल्यू है आपके पास वेरिएबल की, मैं कहता हूँ कि इन लाइन में क्या फ़र्क है अगर हम बात करें कि रिटर्न एक्स, मैं लिख देता हूँ इधर रिटर्न, या मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ रिटर्न दिस वेरिएबल, और इधर मैं लिख देता हूँ आउटपुट दिस वेरिएबल। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि रिटर्न में होने की सूरत में इट इज़ स्टोर्ड इन द कंप्यूटर स्टोरेज, इट इज़, या इट इज़ स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल में स्टोर हो सकती है। जो प्रोसेस्ड वैल्यू थी ना, जो वैल्यूज फंक्शन ने प्रोसेस की, रिटर्न करने की सूरत पे वो एक वेरिएबल, फर्दर वेरिएबल में स्टोर की जा सकती है आफ्टर कैलकुलेशन। जबकि आउटपुट करने का मतलब ये है कि टू शो द यूजर द वैल्यू ऑन स्क्रीन, यानी कि वो वैल्यू यूजर को दिस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो उठाकर स्क्रीन के ऊपर दिखा देना।
ये फ़र्क होता है रिटर्न और आउटपुट पे, जो कि स्टूडेंट को सबसे पहले कंफ्यूज करता है कि सर इनमें फ़र्क क्या था। रिटर्न में वो वैल्यू किसी वेरिएबल को दी जा सकती है, आउटपुट में वो वैल्यू यूज़र को स्क्रीन के ऊपर शो कर दी जाती है। ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आपके फंक्शन और प्रोसीजर के एक्चुअल कोड डिफरेंस के अंदर। पहले हम एक इजी मिसाल के तौर पर चलते हैं, फिर उसके बाद हम उस वाले कोड के ऊपर भी बात कर लेंगे जो हमने वो एज वाला लिया था। ये फंक्शन आ गया आपके पास कि फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है, उसी को ही ले लेते हैं बल्कि डायरेक्टली, कोई मसला नहीं। किधर गया? ये था ना? अच्छा, हम इधर ये बस जो है ना इनपुट वाली चीज़ ले छोड़ देते हैं, क्योंकि अब ये पैरामीटर में आ रही है। अब क्योंकि पैरामीटर में आ रही है तो इस वजह से हम इस चीज़ को यहाँ से छोड़ देते हैं। यहाँ पे कॉपी, और कंप्यूटर के साथ ही बात हो गई है, इसको इतना बड़ा कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी। अब इस कोड को यूनिवर्सल करने का क्या तरीका था कि हम इसके ऊपर एक हेडर डालेंगे। हेडर कैसे डालेंगे? मैं इधर लिख देता हूँ फंक्शन एज ग्रुप। थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, एक लाइन ऊपर लिख लेता हूँ मैं इसको। फंक्शन इधर लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं इसका हेडर फंक्शन एज ग्रुप, इसका हमने नाम रख दिया। अच्छा, फंक्शन एज ग्रुप पैरामीटर अब लिखने इसके। पैरामीटर देखो हम क्या पास कर रहे हैं, इसको एज पास कर रहे हैं ना। एज की डाटा वैल्यू देखो क्या है, एज की डाटा वैल्यू इज इन डेसिमल्स। डेसिमल्स में जा रही है ना, वैसे तो मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ये एक्चुअली आपको इस तरह से लिखना पड़ता है जब आप रियल वैल्यूज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, क्योंकि मैं सिर्फ तब तो समझा रहा था, इस वजह से मैंने नहीं लिखा ये। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि ये सही लगे, डाटा टाइप में कोई मसला ना लगे। टू 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 एंड टू, ठीक है। ये हमने कोड बनाया। अब मुझे बताओ कि इसकी डाटा टाइप क्योंकि रियल है, तो हम यहाँ पर एज लेंगे, कोई भी माई एज कह लेते हैं उसका नाम, पैरामीटर का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पर माई एज। ये मैं ब्लू से लिख रहा हूँ पैरामीटर को, माई एज। नहीं, बल्कि इसको इससे भी मैच कराना है ना, एज ही रहने देते हैं। इसको बेसिकली मैं किससे मैच करा रहा हूँ? बेसिकली इस वाले वेरिएबल से मैच कराना है। तो लेट मी चेंज इट टू एज, इधर भी आ जाता है एज। अच्छा, इसकी डाटा टाइप क्या थी? इसकी डाटा टाइप है हमारे पास रियल। एंड इस पे देखा जाए तो अच्छा, इधर आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। इसको चेंज करने का तरीका ये होगा कि इधर फिर हमें ये आउटपुट स्टेटमेंट किसी वेरिएबल को साइन करनी पड़ेगी। वेरिएबल कैसे साइन करते हैं कि सिंपली हम एक यहाँ पर एक्स वेरिएबल ले लेते हैं और इसको एक्स को ये साइन कर देते हैं। मुझे एक सेकंड इसको लिख लेने दो, मैं सारा समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। मुझे थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस करनी पड़ रहे हैं, और डायरेक्टली नहीं आ सकता। अच्छा, ये हम इसको दो लाइनें और नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं, हाँ। अच्छा, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? देखो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, क्योंकि ये एजेस का नाम हमने स्ट्रिंग में रखा हुआ था। तो इसका नाम हम इस तरह से कर लेते हैं यहाँ पे, रिटर्न्स स्ट्रिंग। जो डेटा टाइप रिटर्न होनी है वो लिखनी होती है। उसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेते हैं यहाँ पे कि डिक्लेयर। अच्छा, देखो एज पहले से डिक्लेयर्ड है, ठीक है। अगर एज या पैरामीटर में पास्ड है तो वो पहले से डिक्लेयर्ड होगी, उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं करना। और कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है? एक्स। तो एक्स जो है इसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग, जो कि हमारी रिटर्न वैल्यू होगी। जब आपने कोड लिख लिया तो सिंपली आप यहाँ पर एंड केस के बाद लिख देते हो यहाँ पर रिटर्न एक्स, जो चीज़ आपने रिटर्न करनी है, रिटर्न एक्स एंड फंक्शन।
फंक्शन जहाँ खत्म हो रहा है तो उसके ऊपर आप फिर एंड फंक्शन लिख देते हो। अच्छा, अब सीन क्या है? सीन होगा ये कि आप पहले ये आपने लिखी जो एज पैरामीटर में आ रही है, इस चीज़ को कहा जाता है, ये जो हमने एज ग्रुप रखा है ना, दिस थिंग इज नोन एज द आइडेंटिफायर। ये इसका आइडेंटिफायर है, एंड दिस थिंग इज द पैरामीटर, और इस चीज़ को कहा जाता है रिटर्न टाइप। फंक्शन, उसका आइडेंटिफायर यानी कि उसका नाम, उसका पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू जो यहाँ पे डाली गई थी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज देता हूँ मैं 50, तो इस वेरिएबल में एज 50 आ जाएगी, और 50 को फिर चेक किया जाएगा बारी बारी इस केस के ऊपर, ये इस रेंज में बनेगी, तो एक्स को क्या साइन हो जाएगी वैल्यू, एडल्ट साइन हो जाएगी, और यहाँ पर रिटर्न एक्स यानी कि रिटर्न वैल्यू में क्या आ जाएगा आपके पास, स्ट्रिंग में एडल्ट, एंड फंक्शन हो जाएगा। अब आप देखो कि हमने इस कोड को एक फंक्शन में डाल दिया, एक सब रूटीन के अंदर हमने इसको डाल दिया। यहां तक आपका कोई सवाल? अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे किया जाएगा, इस वैल्यू को वो भी देख लेते हैं। इस वैल्यू को यूज़ कैसे किया जाएगा, ये जूम कहाँ से रीसेट होता है इसका, मैंने 110 रखा हुआ था। जी जी, उसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल एजेस हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड हैं फॉर एग्जांपल, या आपने कोड के अंदर लिखनी है, तो कैसे किया जाएगा कि आपने उस टाइम पे इनपुट नहीं करनी फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे करोगे, आप सिंपली यहाँ पे लिख दो कि आउटपुट एज ग्रुप, फिर यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ पर आप वो जो भी एज है आपकी 50 है, वो आपने यहाँ पर डाल दी। अब ये वैल्यू प्रोसेस होगी एज ग्रुप फंक्शन के साथ, 50 वैल्यू एज ग्रुप फंक्शन में जाके प्रोसेस होगी, आंसर में आ जाएगा एडल्ट, और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते थे, तो वेरिएबल में स्टोर करने का तरीका ये होगा, वैसे मुझे जैसे ग्रीन से लिखना चाहिए था, लेकिन चलो, कि मैं इधर कह देता हूँ कि दिस वेरिएबल आपका एक वेरिएबल है, और इसको आप असाइन करना चाहते हो, तो आप इसे करोगे एज ग्रुप 50, तो जो भी वो एडल्ट था वो जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये याद रहे कि ये डाटा टाइप इसकी करेक्ट होनी चाहिए, स्ट्रिंग डाटा टाइप का ही वेरिएबल हो, वरना ये उस वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। ठीक हो गया? हम्म, तो इस तरह से जो है ना, बेसिकली आप इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब अगर हम बात करें प्रोसीजर्स की, कि व्हाट आर प्रोसीजर्स, अगर हम एक सिंपल प्रोसीजर के ऊपर बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर, प्रोसीजर स्वैप वैल्यूज, हमने एक प्रोसीजर बनाया स्वैप वैल्यूज का। अब मैं ये कोड इसके ऊपर खुद भी साथ साथ सोच रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, एक हम ले लेते हैं अपने पास वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2, दोनों इंटीजर टाइप के हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्योंकि प्रोसीजर है तो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है उसकी आनी, सिर्फ आपने यहाँ पे आइडेंटिफायर डाला और सिर्फ उसके पैरामीटर्स लिए, रिटर्न वैल्यू नहीं होती ऑफ अ प्रोसीजर। वेरिएबल्स को स्वैप कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 प्री डिफाइंड है इधर, उनको दोबारा से डिक्लेयर नहीं करना यहाँ पे। उसके अलावा कौन सा वेरिएबल, हमें एक टेम्प्रेरी स्टोरेज वेरिएबल चाहिए होता है, डिक्लेयर। ये चीज़ जब मैं बना रहा हूँ ना अभी, ये आपको आगे फ्यूचर में काम आएगी, क्योंकि एग्जाम में इसका सवाल आता है। टेम्प, अच्छा, टेम्प की कौन सी डेटा टाइप होनी चाहिए, टेम्प्रेरी स्टोरेज है, सेम यही वाली इंटीजर। अब क्या करना है कि हमने इनकी वैल्यूज स्वैप कर देनी है। वैल्यू स्वैप करने के लिए हम कोड लिख लेते हैं यहाँ पर, एज टेम्प को साइन करेंगे हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1, ठीक है,
वेरिएबल 1 की वैल्यू जो है साइन, वेरिएबल 1 को साइन की जाएगी वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2, और वेरिएबल 2 को फिर साइन कर दी जाती है वैल्यू ऑफ टेम्प। इसकी डायरेक्ट स्वैपिंग मेथड भी होता है, लेकिन वो क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो जब यूजुअली फ्यूचर में आप आके देखोगे तो वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, लेकिन अभी उसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। अभी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उस पर चलते हैं, और यहाँ पर एंड प्रोसीजर आ जाएगा बस। अच्छा, अब क्या होगा, आउटपुट से लो करा लो। इधर हम लिख लेते हैं, एक ही लाइन में आउटपुट कर लेते हैं इसे। आउटपुट वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2, या फिर अब इसके लिए आप एक वो भी बना सकते हो जो कि अप्रोप्रिएट मैसेज टाइप चीज़ है, वो हम बना देते हैं आउटपुट के। इधर लिखा जाता है जैसे वैल्यू, ये भी चीज़ सीख लो इधर ही, वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज कॉमा वेरिएबल 1 कॉमा वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 इज कॉमा वेरिएबल 2। इस तरह से आप बेसिकली इसका आउटपुट लिखते हो, और यहाँ पर हम एंड प्रोसीजर कर देते हैं। अच्छा, अब इसको कैसे किया जाता है कि हमने यहाँ पे पैरामीटर में दो वैल्यूज पास की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू आई 5, यहाँ पर वैल्यू आई 10। होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास एक बनी हुई है, तीन वेरिएबल्स है ना आपके पास। इधर मैं तीन वेरिएबल्स स्वैपिंग के साथ साथ सिखा देता हूँ कि हो कैसे रही होती है। ये तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास, टेम्प, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। पहले क्या हुआ कि टेम्प को साइन हुई वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1। वेरिएबल 1 में 5 था, इधर इस पर 10 था, इसको वैल्यू साइन हुई टेम्प की, तो टेम्प में क्या आ जाएगा 5। वेरिएबल 1 को साइन हुई वैल्यू वेरिएबल 2 की, तो मैंने बताया था कि वैल्यूज ओवरराइट हो जाती हैं, यहाँ पर आ जाएगा 10। उसके बाद क्या हुआ, वेरिएबल 2 को साइन हो गई वैल्यू टेम्प की, टेम्प में क्या पड़ा था 5, ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी टू 5, और आउटपुट स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज 10 एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 इज 5। स्वैप हो गया ना एंड प्रोसीजर। आप देख लो इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हुई है, इससे बस वो काम किया और उसको छोड़ दिया। ये प्रोसीजर आपको समझ आया? नहीं, मस्ट नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं है आउटपुट आप करो, वो अगर उसे लिखा होगा सिर्फ तब करना है, वरना नहीं करना। इसके अंदर जो है आगे एक चीज़ आ जाती है कि आपने ये बात सोची कि सर ये वैल्यूज़ आउटपुट की जाएँ। आपने क्यों सोची? क्योंकि आपने ये सोचा कि ये पता कैसे चलेगा यूज़र को कि ये अपडेट हुई हैं वैल्यूज़। अच्छा, अपडेटिंग में इस वैल्यू के अंदर भी फ़र्क है कि बाहर एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स के लिए और अंदर आने वाले वेरिएबल्स के लिए क्या फ़र्क होता है, कि प्रोसीजर के अंदर क्या काम हो रहा है और प्रोसीजर से बाहर के कोड में जो काम है, इनके आपस में रिलेशन को पैरामीटर पासिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। लेकिन इससे पहले आपको ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स को समझना ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं कि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। कि हमारे पास एक पेन किधर गया मेरा, हाँ, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, अगर हमने यहाँ पर एक, मैं मासूमाना सा फंक्शन अपनी पसंद का एक जल्दी से लिख लेता हूँ कि मैं इधर डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर नंबर 3 इंटीजर, ठीक है, और मैं num3 को साइन कर लेता हूँ एक वैल्यू 17। उसके बाद क्या होता है कि मैं यहाँ पे कोड बनाता हूँ, क्या कह सकते हैं, एक प्रोसीजर बना लेते हैं यहाँ पे, प्रोसीजर
इसका नाम प्रोसीजर का क्या रखें, सम अप रख लेते हैं, सम या प्रोसीजर सम अप। और इसके अंदर जो है कि कहते हैं दो पैरामीटर वैल्यूज आई हों, num1 कॉमा num2, जो दोनों इंटीजर हैं। अभी मैं ज़रा कोड लिख लूँ, उसके बाद फिर मैं बात समझाता हूँ अपनी कि मैं क्या क्या रहा हूँ यहाँ पर। इसके अंदर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं अपने पास एक और वेरिएबल, इसके अंदर डिक्लेयर रिजल्ट इंटीजर एंड रिजल्ट को साइन कर दिया जाता है num1 प्लस num2 प्लस num3, ये साइन कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा कि क्या कहते हैं, हाँ, और उसके बाद यहाँ पे एंड प्रोसीजर आ जाता है। अब यहाँ पे समझने की कुछ बातें हैं, ये सॉरी ये num3 था। समझने की पहली बात ये है कि दिस num3, मुझे इसका वो साइज बढ़ा लेना चाहिए हाइलाइटर का, दिस साइज, कि ये जो num3 है हमारे पास, ये क्या है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, जबकि यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज अ लोकल वेरिएबल। मैं इधर नंबर 3 नहीं ऐड करता, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ये मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ कि नंबर 3 का काम किस तरह से लिया जाएगा बाद में, इसको भी इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि ये रिजल्ट एक लोकल वेरिएबल है, नंबर 3 एक ग्लोबल वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो जो है कि कहते हैं, हाँ, यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल है नंबर 3, वो ग्लोबल इसलिए है कि उसकी वैल्यू किसी भी प्रोसीजर या फंक्शन के थ्रू चेंज की जा सकती है। कैसे कि अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि मैं इधर इसके बाद यहाँ पे num3 को एक वैल्यू साइन कर देता हूँ, num3 को वैल्यू मैंने साइन कर दी यहाँ पर एज 23, इस फंक्शन के बाद सम अप के अंदर क्या होगा कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 लाइन्स ऑफ कोड लिखता हूँ मैं, आउटपुट num3, सम अप कॉल करता हूँ मैं किसी भी दो वैल्यूज के साथ, जो कि हमारा भी कंसर्न नहीं है, 5, क्योंकि उससे कहा था ना कि दो इंटीजर वैल्यूज, तो वो दो इंटीजर वैल्यूज हमने यहाँ पे दे दी। और उसके बाद मैं फिर से करता हूँ आउटपुट num3। आपको पता है क्या आउटपुट आएगा, ये जो पहले वाला केस है ना, इस केस के अंदर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 17, एंड उसके बाद जब हम यहाँ पे करेंगे आउटपुट num3 फंक्शन चलने के बाद, तो वैल्यू अपडेट होगी ना, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ सम अप, तो कोड एग्जीक्यूट होने के केस पे वो रिजल्ट को तो जो मर्जी हो रहा था, उसके बाद num3 को 23 साइन हो जाना था, मतलब फॉर एनी रीजन वो जो भी हो, तो इसको अंदर यहाँ पे वैल्यू आउटपुट में num3 की वैल्यू जो है चेंज होगी फ्रॉम 17 टू 23 चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट, और इसको मैं वैल्यू साइन करने की कोशिश करता हूँ 200, कि मैंने रिजल्ट को वैल्यू 200 साइन करने की कोशिश की, ये गलत होगा। ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है बिकॉज रिजल्ट इज अ लोकल वेरिएबल दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड आउटसाइड द फंक्शन। इधर सीन ये था कि ये जो मैंने हाईलाइट किया ना इनको, ये रिजल्ट आपका एक फंक्शन के प्रोसीजर के अंदर बना हुआ वेरिएबल है, जबकि num3 प्रोसीजर से बाहर बना हुआ है। मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले आउटपुट किया num3 को,
क्या वैल्यू आएगी? 17 आ जाएगी ना। उसके बाद मैंने सम अप कॉल किया 5 और 7 और आउटपुट कर दिया num3 को। इधर मैंने कोड लिखा कि num3 को साइन हो रही है वैल्यू 23। num3 यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है जिसको वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रही है 23। तो क्या होगा कि फिर क्या आउटपुट होगी वैल्यू? ऑफ कोर्स क्योंकि सम अप कॉल हुआ, सम अप कॉल होगा तो सम अप के अंदर लिखी हुई सारी लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगी एक दफ़ा। तो num3 को वैल्यू 23 असाइन हो जाएगी और वैल्यू 23 आउटपुट हो जाएगी। Before calling the function it was 17 and after calling the function procedure it was 23। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि मैंने वैल्यू रन की रिजल्ट 200, रिजल्ट को 200 वैल्यू साइन कर, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एरर जनरेट कर देगी। ये कहेगा कि वेरिएबल रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड। हालांकि वेरिएबल रिजल्ट तो डिक्लेयर हुआ है। क्या इसमें? वेरिएबल रिजल्ट इज अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स कैन नॉट बी चेंज्ड आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द फंक्शन और प्रोसीजर। के जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, कि अगर हम यहाँ पे बात करें डिटेल में कि ग्लोबल की बात ये होती है, कैन बी चेंज्ड, कैन बी ऑल्टर्ड बाय एनी मॉड्यूल, या फिर आप कह सकते हैं कि इनसाइड और आउटसाइड मॉड्यूल जो है इनकी ऑल्ट्रेशन पॉसिबल होती है। और जबकि जो आपके लोकल वेरिएबल होते हैं कैन नॉट बी ऑल्टर्ड आउटसाइड द मॉड्यूल, कि ये अपने मॉड्यूल के बाहर ऑल्टर नहीं हो सकते, ये अपने मॉड्यूल के बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करते सिरे से। अगर मैं आपको बताऊं ना कि मैंने इधर डिक्लेयर रिजल्ट इंटीजर लिखा हुआ था और मैं इधर भी लिख लेता हूँ डिक्लेयर रिजल्ट इंटीजर, बिलफर्स डिक्लेयर रिजल्ट इंटीजर, ये मैंने लिख दिया अगर, तो आपको पता है कि दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट इज टू डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर द कंप्यूटर। ये इस प्रोसीजर के अंदर अंदर एग्जिस्ट कर रहा है जबकि ये उस प्रोसीजर के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक लोकल वेरिएबल है जिसकी की वैल्यू आउटसाइड दिस प्रोसीजर ऑल्टर नहीं हो सकती, जबकि num3 ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी की वैल्यू कहीं पर भी यूज हो सकती है। ये बात आपको समझ आ गई अब? अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि एक फंक्शन किसी अपनी वैल्यू को चेंज करे या अपडेट कर रहा हो या ना कर रहा हो, वैल्यूज को किस तरह से पास किया जाता है एक एज अ पैरामीटर, इसके भी दो मेथड्स होते हैं। एक सेकेंड, इस चीज़ को कहा जाता है एज पैरामीटर पासिंग। पैरामीटर पासिंग मतलब ये कि पैरामीटर्स किस तरह से पास किए जा सकते हैं। पैरामीटर पासिंग जो अभी हम तरीका पढ़ रहे थे अभी तक, दैट इज पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू। बाय वैल्यू एक पैरामीटर किस तरह से पास होता है? बाय वैल्यू इस तरह से पास होगा कि अगर एक प्रोसीजर के केस में, इसके लिए फंक्शन आपको ज़्यादा समझ आएगी कि आप प्रोसीजर में किस तरह समझ सकते हो। वैसे तो फंक्शन के साथ भी ये हो जाती है चीज़, लेकिन प्रोसीजर के साथ देखोगे तो आपको समझ आएगी। प्रोसीजर मैं बना देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, प्रोसीजर इंक्रीमेंट उसका नाम है। और इंक्रीमेंट प्रोसीजर में हमारे पास एक नम वेरिएबल जो है लिया जाता है एज इंटीजर। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम नम को इंक्रीमेंट करना है, तो नम का मतलब है कि नम में ऐड किया जाएगा 1 और एंड प्रोसीजर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सीन क्या होगा। सीन ये होता है कि हम यहाँ पर अपने इस वेरिएबल को, एक्स वेरिएबल को 5 असाइन कर देते हैं। उसके बाद मैं करता हूँ कॉल प्रोसीजर एक्स। मुझे बताओ ये एक्स इसके अंदर चला जाएगा ना इस फंक्शन के साथ, प्रोसीजर के अंदर?
5 यहाँ पर आया तो 5 यहाँ पर ऐड होके क्या बन जाएगा, नम में 6 आ जाएगा। ओ सॉरी, इंक्रीमेंट उसका नाम था, मैंने प्रोसीजर क्यों लिख दिया, सॉरी सॉरी। उसका नाम इंक्रीमेंट रखा था हमने, कॉल इंक्रीमेंट। हाँ, तो इसी तरह से ये एक्स जो है इधर आ जाएगा और ये जाके यहाँ नम में 6 हो जाएगा ना, ये नम। ठीक है, अब लेकिन देखना कि होगा क्या कि जब मैं इसे लिखता हूँ आउटपुट एक्स, तो आउटपुट एक्स पे पता है क्या होगा, आउटपुट एक्स के केस में स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले आ रहा है उसके अंदर 5 ही प्रिंट होगा, 6 नहीं आएगा। उसकी वजह पता है क्या है कि व्हेन पैरामीटर पासिंग इज डन बाय वैल्यू, जब बाय वैल्यू से आप पैरामीटर पास करते हैं तो उसके अंदर a copy of this value is passed to the parameter when parameter passing is passed। नहीं ना, इधर इधर हमने जो है कि कहते हैं ये वैल्यू पास की है ना बाय पैरामीटर। अब मैं इसको बाय रेफरेंस भी करके दिखा दूंगा कि बाय रेफरेंस इस तरह से होता है। ये तो प्रोसीजर है ना, ये तो यूनिवर्सल कोड है आपका जो सब रूटीन लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। हमने यहाँ पे कॉल किया एक्स वेरिएबल के साथ, एक्स वेरिएबल के साथ हमने कॉल किया, तो एक्स की वैल्यू 5 थी ना, एक्स की वैल्यू 5 थी, वो यहाँ पर आ गई और यहाँ पर ऐड होके 6 हो गई। लेकिन ये वैल्यू अभी तक नम में पड़ी हुई है, ये वापस एक्स को नहीं आई, ये वापस एक्स को नहीं जाएगी वैल्यू ये वापस, क्योंकि जब पैरामीटर इज पास्ड बाय रेफरेंस बाय वैल्यू, जब बाय वैल्यू पास किया जाता है अ कॉपी ऑफ द वेरिएबल या कॉपी ऑफ द डेटा वैल्यू इज पास्ड एंड ओरिजिनल वैल्यू रिमेन्स सेम। ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो जो है, क्योंकि यहाँ पे 5 था ना, ये 5 हमने यहाँ पे पास किया, हमने पैरामीटर में पास किया एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है 5, तो उसकी कॉपी बनकर, एक बेसिकली उसकी कॉपी बनकर जो है उस प्रोसीजर में जाएगी और वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। बस जो भी प्रोसीजर आगे हो वो सारे उस प्रोसीजर में काम कर देगी, लेकिन उस वेरिएबल एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस वेरिएबल एक्स की वैल्यू अपडेट करने का क्या तरीका है, अगर आप, हाँ फिर तो आ जाएगी 6, लेकिन हमने अगर एक्स वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी हो, मैं कह रहा हूँ कि एक्स वेरिएबल की वैल्यू हमने एक फंक्शन या प्रोसीजर से चेंज करनी है। एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे ग्लोबल है ना, दिस इज ग्लोबल। एक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू एक फंक्शन या प्रोसीजर के थ्रू कैसे चेंज की जाती है, एक फंक्शन या प्रोसीजर के थ्रू अगर आपने ग्लोबल की वैल्यू चेंज करनी है तो कैसे किया जाएगा, उस चीज को कहा जाता है पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस। इसके लिए मैं यही वाला कोड जो है ना यहाँ पे कॉपी करके लाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे हुआ है। कि हम ये वैल्यूज ले लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कंट्रोल वी। ठीक है, ये आपके पास, अब हम इसके अंदर पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस करेंगे, कैसे की जाती है वो देखना। कि पहले तो जो है मैं इसकी ये पिछली वाली वैल्यूज रेज कर दूँ, 6, ये ग्लोबल तो रहेगा। अब देखना, मैं तो लिखता हूँ बाय रेफ, इसको लिखा जाता है सबसे पेपर में, बाय रेफ नम इंटीजर। अब देखो क्या होगा, अब पता है क्या होगा कि बेसिकली आपकी x की इनिशियल वैल्यू क्या है, 5 है, x की इनिशियल वैल्यू 5 है, हमने इंक्रीमेंट कॉल किया उसके ऊपर x के साथ, x की वैल्यू 5 गई यहाँ पर। अब बाय रेफरेंस नम आया, बाय रेफरेंस नम में पता है क्या है, यहाँ पर बेसिकली बाय रेफरेंस का मतलब ये कि यहाँ पर x की वैल्यू पड़ी हुई है नम की जगह,
नम की जगह पे x खुद आ गया, नम की जगह x खुद आ गया, और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होगा कि 5 + 1 6, और अब जब आप आउटपुट करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू 6 होगी। द एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। द एक्चुअल वेरिएबल इज अफेक्टेड व्हेन द पैरामीटर इज पास्ड वाया रेफरेंस। इधर ये जो x है ये बाय रेफरेंस कॉल हुआ, इस दफा पैरामीटर पास हुआ, बाय रेफरेंस पास हुआ, जिस वजह से कि उसकी एक्चुअल वैल्यू अफेक्ट हुई, वो 5 से कन्वर्ट होकर 6 हो गई। तो जब एक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आपने वाया उसके ऊपर वाया प्रोसीजर चेंज करनी है, तो फिर आपको उसको बाय रेफरेंस कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि पैरामीटर्स पास्ड बाय रेफरेंस आर ओरिजिनली, नहीं क्या कहेंगे, आर पास्ट themselves and their values are updated। यानी कि जो भी उनकी वैल्यू होती है वो अपडेट हो जाती है, क्योंकि वो पैरामीटर इटसेल्फ खुद जाके वहाँ पास आउट होगा। तो जो भी उसकी वैल्यू होगी, अब x की वैल्यू जो है वो 6 होगी, 5 नहीं होगी। दोबारा कॉल करेंगे तो x की वैल्यू फिर 7 हो जाएगी, फिर दोबारा कॉल करेंगे फिर 8 हो जाएगी। यानी कि अगर हम ये वाला फंक्शन विद जिधर बाय वैल्यू पास हुआ था, बाय वैल्यू में अगर हम 5 दफ़ा कॉल करते हैं तो पता है क्या आउटपुट आएगा। मतलब ये दिस थिंग अगर हम 5 दफ़ा चलाते हैं तो 5 6 6 6 6 वो 6 ही प्रिंट करता चला जाएगा, वैल्यूज चेंज नहीं हो रही होंगी। जबकि अगर हम इधर रिपीटेड आउटपुट्स लेंगे तो 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अपडेट होगा वैल्यू। हर कॉल के बाद अगर हम आउटपुट करते हैं तो वैल्यू अपडेट होती चली जाएगी, क्योंकि इधर पैरामीटर बाय रेफरेंस पास हुआ था। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? हम्म, जो बाय जी जी बिल्कुल, डायरेक्टली वो वेरिएबल ही नम की जगह वो एक्स खुद आ गया। अब यहाँ पर वो वैल्यू थी वो कॉपी हो गई थी। जी, इसके साथ जो है ना आपका फंक्शंस और प्रोसीजर्स का काम जो है ना कंप्लीट हो जाता है। फंक्शंस और प्रोसीजर्स में जो है ना वो पेपर में वो यूजुअली बाय रेफरेंस बाय वैल्यू ही दे रहा होता है। बहुत कम होता है कि बाय रेफरेंस हो, तो वो सवाल जब हम करेंगे ना तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बाय रेफरेंस पहचानते किस तरह से हैं, कि सवाल में कब बाय रेफरेंस है, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा बाय रेफरेंस करना है। तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बाय रेफरेंस कैसे आपको बताया जाएगा, वो जब हम सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाएगा। अभी जो है इसके बाद हम अपने बेसिक प्रोग्रामिंग के जो टॉपिकल्स हैं ना वो शुरू करते हैं और उनको देखते हैं कि उसमें क्या सिस्टम है। कुछ सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर कुछ सवाल जो है आप इंशाल्लाह एज एन असाइनमेंट अटैम्प्ट करना। नहीं होंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो असाइनमेंट आपने करके मुझे सेंड लाजमी करनी है, क्योंकि अभी तक आप जो हो गए कहते हैं मुझे इतनी ज़्यादा असाइनमेंट सेंड नहीं करते हो, क्योंकि बात ठीक नहीं है। पेपर 1 की दी थी मुझे अभी तक नहीं आई। नहीं ये तो कोई बात ना हुई। नहीं नहीं वो भी करने हैं, लाजमी करने हैं, ठीक है, कोई ऐसा ना करना। मैं अब आपको बताऊं कि मेरे पास स्टूडेंट्स थे, यकीन मानो, मैंने जब पढ़ाया था जब लास्ट टाइम, तो मैंने ना एक चीज़ पे नहीं गौर किया अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि पेपर लीक थे। मेजोरिटी स्टूडेंट जो हैं वो बड़े एंड टाइम पर आए, बिल्कुल 1 महीना 1.5 महीना पहले, कि सर हमारा तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया ये कुछ। ऑफ कोर्स क्योंकि मार्किंग में थे इशू। और वो 1.5 महीने में जो है कि कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट भूल भाल गया होता है, पैनिक भी कर रहा होता है, और प्लस ये कि स्टूडेंट रिलैक्स होता है कि यार नहीं अब मैंने कुछ करना। अब सीन क्या हुआ कि जब वो मेरे पास आए तो उनके ऊपर जो है मैं नहीं चेक रख पाया असाइनमेंट्स और टेस्ट का। ना मैं उनसे असाइनमेंट्स मंगवा पाता था सारी, कि क्योंकि ऑफ कोर्स आपने 30 डेज में उनको तैयारी करानी है, मैं उनमें क्या कहूँ कि भाई मुझे असाइनमेंट्स भी सारी सारी करके दो सारा कुछ। नतीजा ये निकला कि मेरे फुल एफर्ट वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं वो अच्छे ग्रेड्स नहीं ले पाए। जिन्होंने प्रैक्टिस की, रिटर्न काम किया, उनके आगे उनके एज आए, उनके बीज आए, फ्रॉम यूज एंड ईज, तो वो ठीक रहे। लेकिन जिनका नहीं बन पाया वो पीछे रह गए। तो इस वजह से इसका ख़ास ख्याल रखना कि आपने जो है असाइनमेंट्स जितनी भी हैं वो करनी है लाजमी। मैं अभी एक और चीज़ समझा रहा था, दूसरी जो समझने वाली है वो ये है कि जो पिछले 5 साल के पेपर्स हैं, जिन्होंने कर लिए थे, पूरे 5 साल के पेपर जिन स्टूडेंट्स ने कर लिए थे, अभी मैंने पेपर 1 और पेपर 2 जो है ना, मैंने मेरे ख्याल से 3 4 दिन पहले सॉल्व किए, जो अक्टूबर नवंबर का आया है।
मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह सून। वो सॉल्व मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने खुद सॉल्व किया था, मार्किंग सीम्स नहीं अभी आई। उनमें से पेपर 1 के अंदर, पेपर 1 वाज एक्चुअली वेरी टफ जिस दफ़ा है, बावजूद इसके पिछले 5 साल में से 64 मार्क्स का सवाल आए हुए थे। 64 मार्क्स के पिछले 5 साल में से थे, और 11 नंबर का सिर्फ ज़्यादा पुराने सवाल थे जो कि आपको बहुत पहले के मिलेंगे या कभी आए ही ना हो, यूनिक हो, नए हो। 64 मार्क्स आपके पिछले 5 साल में से आए हुए थे। तो जिसने पिछले 5 साल नहीं किए हुए थे उससे वो 64 मार्क्स भी नहीं गेन किए होंगे, वो 30 पे आकर रोक गया होगा वो स्टूडेंट। लेकिन जिसने किए हुए थे वो उनमें से आराम से 50-55 बड़े आराम से स्कोर कर सकता था। तो पिछले 5 साल इतने इंपॉर्टेंट है करना, और रिटर्न वर्क करना भी क्यों ज़रूरी है वो भी मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे टॉपिकल्स खोल लूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये वैसे देखने में तो शायद थोड़ा आसान लगे, लेकिन ये एक्चुअली पेपर में अक्सर आता है सवाल। वो ये यहाँ पे ये कहता है कि a program is being developed to help manage the membership of a football club. Complete the following identifier table. आइडेंटिफायर टेबल है, आइडेंटिफायर टेबल मतलब ये कि उसमें आइडेंटिफायर्स का नाम वगैरह और उसके डेटा टाइप डिक्लेयर करनी है आपने। वो ये कहता है कि एग्जांपल वैल्यू वोंग, अ प्रेफर्ड नेम फॉर द मेंबर ऑफ जॉइनिंग द फुटबॉल क्लब। स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर रहा है, और वो जो है आप बताएं कि उसके लिए क्या वेरिएबल का नाम रखा जा सकता है और क्या डेटा टाइप। वेरिएबल का नाम के असूल ये होते हैं कि वेरिएबल का नाम सूटेबल होना चाहिए, जो कि इस डेफिनेशन को सूट करता हो, और शॉर्ट भी होना चाहिए, और डेटा टाइप बेसिकली इस डाटा को देख के आपने आइडेंटिफाई करनी होती है। तो बताओ क्या नाम रखना चाहिए हमें इसके लिए। मतलब सूटेबल मेरे हिसाब से तो फुटबॉल नेम होगा, बट आई थिंक लॉन्ग हो जाएगा ज़्यादा। मेंबर नेम रख लो, कोई इतना मसला भी नहीं है। मैम हाँ नेम है या फुट नेम हाँ, ऐसी कुछ। नहीं मेंबर नेम पूरा भी रख लो, इतना भी छोटा। मेंबर नेम डेटा टाइम स्ट्रिंग है। डेटा टाइप स्ट्रिंग है जी। इसको मैं मेरे ख्याल से वो पतले वाले पेन से लिख लूँ तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद ये फॉल्स अ वैल्यू टू इंडिकेट वेदर एन एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द क्लब लिव्स एट द सेम एड्रेस। यानी कि वही कह रहे हैं कि क्या दो अफराद सेम घर में रहते हैं या नहीं। तो इसके लिए मतलब ये कि आप क्या कह सकते हैं, सेम हाउस वेरिएबल का नाम रख लें हम। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी। आई थिंक डेटा रखी होगी। एक डेटा टाइप थी खाली ट्रू और फॉल्स था उसके बुलियन अंदर। बुलियन बुलियन। जी जी जी। मैं वही याद बुलियन, करने की कोशिश कर रहा था। बुलियन ये व्हेन अ मेंबर जॉइंट द फुटबॉल क्लब, और ये डेटा टाइप दी हुई है, एक एग्जांपल वैल्यू दी हुई है उन्होंने, और कहा कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन मेंबर ज्वाइन। है। ये जॉइनिंग डेट रख लो, जब मेंबर जॉइनिंग डेट रख लेना चाहिए वो बेहतर है, क्योंकि बेसिकली डेटा टाइप भी तो आइडेंटिफाई करनी है ना, जॉइनिंग डेट। ये अंडरस्कोर बेसिकली मैं लगा रहा हूँ, वो ज़रा डैश अजीब सा लग रहा है, और इसके अंदर जो इसकी डेटा टाइप होगी डेट। डेट हुई। उसके बाद वो ये कहता है द नंबर ऑफ पॉइंट्स अ मेंबर हैज़ अर्नड, मेंबर्स ऑफ द क्लब अर्न पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। सिंपली हम इसका नाम पॉइंट्स भी रख सकते हैं या मेंबर पॉइंट्स भी रख सकते हैं, हम्म। पॉइंट्स। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। इंटीजर। उसके बाद इसका बी पार्ट जो है वो बेसिकली एरेज और रिकॉर्ड से है, वो भी आपने नहीं पढ़े हुए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय गिविंग द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप इन ईच केस। बताओ इसकी क्या डेटा टाइप होगी। स्ट्रिंग। जी, इंटीजर। स्ट्रिंग, बुलियन। डेट। इंटीजर, बूलियन, एंड डेट। डेट। क्या खा रहे हो, गाजर। मुझे भी दे दो। अच्छा, खैर उसके बाद वो कहता है कि evaluate each expression in the following table by using the initial data values shown in part A1। ये वैल्यूज़ जो हैं, जो एग्जांपल वैल्यूज़ हैं, अब ये इन वेरिएबल्स की एक्चुअल वैल्यूज़ बन गई हैं।
इस कंसिडरेशन में, और ये एक्सप्रेशन एवेलुएट करनी है। मॉडिफाइड और इंडेक्स इज ग्रेटर देन 100, इसको कैसा करते हैं ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ सवाल, क्योंकि ये सवाल आप देखो ना 4 नंबर के कितने ईजी सवाल दिया है उसने, और ये आते हैं बाकायदा पेपर में, बड़ी दफ़ा आते हैं। ये देखो ये 4 और 4 ये 3 8 11 नंबर तो इसमें दिए मैं। पासिंग इस दफ़ा 21 नंबर पे थी, तो बाकी 10 नंबर की एफर्ट करनी है आपने। खैर खाली पास नहीं होना, अच्छा ग्रेड भी लेना है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं मॉडिफाइड। मॉडिफाइड क्या है? मॉडिफाइड है आपके पास फॉल्स, इंडेक्स ग्रेटर देन 100, इंडेक्स की क्या वैल्यू है 100, 100 इज ग्रेटर देन 100, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि इक्वल होते हैं ये। फॉल्स और फॉल्स एवेलुएट्स टू फॉल्स। फॉल्स। उसके बाद लेंथ स्टूडेंट एंड नेम, एंड नेम की इसकी लेंथ निकालनी है, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेंथ। ये कॉन्केटिनेट होता है कि जिसे आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हो, ये कॉन्केटिनेट का साइन होता है, जब ये लगाते हो तो दो स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाते हैं। एंड नेम, नेम की क्या वैल्यू है कैथरीन, कैथरीन की कितना कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 है, तो 9, 9 एंड 9 लेंथ कितनी बनी 18। इंट इंडेक्स प्लस 2.9, इंडेक्स प्लस 2.9 क्या होगा, यानी कि 100 प्लस 2.9 102.9 बनेगा। इंट करेंगे तो क्या होगा, इंट बेसिकली आपका इंटीजर का फंक्शन था कि जिससे कि आप खाली इंटीजर पार्ट निकाल लेते थे, तो दैट इज यू, तो वो बन जाएगा आपके पास 102। मिड नेम 13, यानी कि नेम की पहले अल्फ़ाबेट से शुरू होके 3 करेक्टर्स आपने उठाने हैं, पहले अल्फ़ाबेट से शुरू होके 3 करेक्टर्स 1 2 3, CAT कैट, ये भी एक स्ट्रिंग होगा। ये समझ आया कैसे किया गया? जी सर। अब इस तरह की एक्सप्रेशन जो है ना आपको एवेलुएट करना है, ये वाली और ये वाली ध्यान से कर लेना, देखो तो इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे नंबर आपको मुफ्त में मिल जाते हैं, और इस दफ़ा अक्टूबर नवंबर में भी इस तरह के सवाल आए हुए थे। उसके बाद वो कहता है कि each pseudocode statement in the following table contains an example of selection, assignment and iteration or iteration. Selection, assignment और iteration, put one tick in the appropriate column for each assignment. अच्छा, अब इसमें पता नहीं मुझे क्या लगता है कि प्रिंटिंग एरर है या कैम्ब्रिज में इस तरह से प्रिंट हो गया होगा, तो वो तो मुझे नहीं लगता किस तरह से है, लेकिन इधर हुआ है। बेसिकली ये जो आपको ये अंडरलाइन नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली इधर ही टेक्स्ट लगाने हैं। मुझे नहीं पता, ये इधर ही एरर है कि जब आप करते हैं इंडेक्स इंडेक्स प्लस वन, दिस इज अ टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइन हो रही है ना ये वैल्यू हम्म। इंडेक्स प्लस वन। इफ मॉडिफाइड इज इक्वल टू ट्रू देन, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट में लिखते हैं, इफ कंडीशन सिलेक्शन थी, हम्म। केस एंड इफ स्टेटमेंट। एंड वाइल, एंड वाइल किस में था, वाइल लूप में। वाइल लूप क्या है बेसिकली आइट्रेशन। आइट्रेशंस। उसके बाद वो कहता है कि ये एल्गोरिदम लिखने के सवाल, ये एल्गोरिदम लिखने का सवाल ये होता है कि इसके अंदर जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम मांगी गई है। ये मैं ऊपर सवाल बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं समझा दूँ। इधर आपने सूडो कोड नहीं लिखना होता, इधर आपने पैराग्राफ लिखना है एक्सप्लेन करने के लिए काम क्या किया जाएगा, या पॉइंट्स पे बेसिक लिख लें कि अ टीचर यूजेस अ पेपर बेस्ड सिस्टम टू स्टोर मार्क्स ऑफ अ टेस्ट, द टीचर्स द टीचर रिक्वायर्स अ प्रोग्राम टू असाइन ग्रेड्स बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स, द प्रोग्राम विल आउटपुट द ग्रेड टुगेदर विद द एवरेज मार्क्स। यानी कि सीन क्या होगा कि टीचर जो है वो एक पेपर बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, यानी कि उसके कागज़ के ऊपर एक लिखे हुए हैं उसके पास मार्क्स ऑफ क्लास टेस्ट डिफरेंट स्टूडेंट्स के, कि फ़लाने कितने आए, फ़लाने कितने, फ़लाने कितने। वो ये कहती है कि एक प्रोग्राम हो जो कि ग्रेड्स असाइन करे बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स, कि अगर 90 मार्क्स हैं तो ए दे दिया, 80 है तो बी दे दिया, इस तरह से मतलब जो भी थ्रेशोल्ड्स हों उनके। और उस प्रोग्राम ने आउटपुट करना है द ग्रेड्स टुगेदर विद द एवरेज मार्क्स, यानी कि हर स्टूडेंट के ग्रेड भी आउटपुट करने हैं, और जो है कि कहते हैं एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क क्या है, अच्छा वो जो फाइनल एवरेज कैलकुलेट हुई होगी वो भी अपने आउटपुट करनी होगी। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे इधर। ये सवाल जो है ना मैं थोड़े से आगे जाके करूँगा, इसको भी अपने पास जो है ना याद रखना कि ये एल्गोरिथम लिखते कैसे, क्योंकि पहले जब तक आपको कोडिंग नहीं आएगा कोई समझ नहीं आएगा मैं लिख क्या रहा हूँ। क्वेश्चन 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चैप्टर 1।
तो इसमें मतलब बेसिकली कोड को डिस्क्राइब करना होगा मतलब पैराग्राफ जी में। जी जी। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी कोडिंग देख लो ताकि उसके बाद आप समझ सको एग्जैक्टली बात क्या हो रही है। हम्म। अच्छा, ये भी सवाल जो है, हाँ अब ये देखो ना, ये भी मोस्टली जो सवाल है ना, ये एक बड़ा समझ लो कि 2 3, 3 और 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 2 14 मार्क्स का इतना आसान सा सवाल इसने दिया हुआ है। ये कौन से सवाल में आया है? 21 अक्टूबर में 21। सिल्विया, सिल्विया लिखा है ना, हाँ, सिल्विया इज टेस्टिंग अ प्रोग्राम दैट हैज बीन रिटन बाय हर कोलीग. हर कोलीग टेल्स हर दैट द प्रोग्राम डज नॉट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर. अच्छा, टाइप ऑफ एरर्स की ऊपर बात हो रही है, इधर मैं समझा देता हूँ कि ये होता क्या है बेसिकली. टाइप ऑफ एरर्स दो तरह की होती हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर का मतलब ये होता है कि द प्रोग्राम, मतलब कि सिंटैक्स एरर मतलब ये कि उसी ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो हो रही है. डज नॉट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर का मतलब ये है कि द ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड, यानी जो प्रोग्राम कोड है वो उसको कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है. द प्रोग्राम ओबेज, या द प्रोग्राम कोड ओबेज, मतलब कैपिटल्स वगैरह जी जो अपर केस जी सब कुछ। जी, ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके बाद वो कहता है कि आपके पास कहता है कि डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब वन अदर टाइप ऑफ एरर दैट मे अकर. मैं इधर करके आपको जो है बता देता हूँ कि दो और एरर्स होती हैं. वैसे मुझे ये नोट्स में ऐड कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब दो नोट्स मैं पब्लिश कर दी हैं तो चलो कोई नहीं. खैर इधर देख लो. एक आपके पास होती है लॉजिक एरर. लॉजिक एरर क्या होती है कि जिधर आप कोई प्रोग्राम जो है वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा था जैसे एक्सपेक्टेड होता है. प्रोग्राम डज नॉट बिहेव एज एक्सपेक्टेड. जिस तरह से इसकी एग्जांपल में आ सकते हैं कि आपने रॉन्ग अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा दियो. आपने मल्टीप्लाई करना था और आपने ऐड कर दिया, या फिर आपने लूप काउंट 300 तक चलाना था, आपने 100 तक चला दिया. ये लॉजिक एरर होती है, यानी कि आपने प्रोग्राम की लॉजिक बनाते हुए गलत कर दी. जो उसका पर्पस बनाना था वो आपने गलत कर दिया, वो लॉजिक एरर होती है. जबकि आपके पास जो होती है कि कहते हैं दूसरी, तीसरी होती है, वो होती है रन टाइम एरर. रन टाइम एरर क्या होती है? जिधर जो है कि कहते हैं एक इनवैलिड ऑपरेशन हो रहा हो, यानी वो ऑपरेशन जो कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकता. एग्जांपल डिवाइडिंग बाय जीरो, कि आप जीरो के कहते हैं से डिवाइड करें, या फिर एक एंडलेस लूप लगा हुआ हो. फॉर सम रीजन जो है कंडीशन जो है आपने एक लगाई हुई हो कि रिपीट अंटिल एक्स इज इक्वल टू फॉल्स, और एक्स कभी फॉल्स ही ना हो, तो ये एक इन्फिनिट लूप होता है कि वो कभी भी फॉल्स नहीं हो रहा था. वो कोड चलता चला जाता है, आइटरेट करता जाता है, और उसके बाद प्रोग्राम क्रैश कर जाता है. एक हद से ज़्यादा आइटरेशन जो है वो प्रोग्राम आइडेंटिफाई कर जाता है कि ये इसमें एरर है. कंडीशनल लूप्स की वैसे जो आइटरेशन होती है ना, जो आप अपनी नॉर्मल आईडीई में लगी हुई देखते हो, तो वो 8132 हुई हुई होती है सेट. और तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो मैनुअली, लेकिन वो सेट इतनी होती है ताकि इसके बाद वो जो आपका आईडी होता है वो उसे रोक देता है, कि उसे पता चल जाता है कि यार ये शायद अनएक्सपेक्टेडली लिखी गई. इनवैलिड ऑपरेशन आ सकता है आपका डिवाइडिंग बाय जीरो, या फिर इन्फिनिट लूप. ये चीज़ें जो होती हैं इस एग्जांपल्स में होती हैं. ये चीज़ जो है ना, अब किधर लिखूँ मैं इसको सिर्फ, चलो इसको इसको देख लेते हैं. मैं नोट्स में ऐड कर लूँगा इसे सेपरेटली, उसमें मैं एक पेज सेंड कर दूंगा छोटा सा. खैर ये बात आपको समझ आ गई ना कि इधर बात क्या हुई है? जी जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय गिविंग द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप इन ईच केस. द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स. क्या डेटा टाइप होनी चाहिए इसकी? आई थिंक रियल होनी चाहिए जी, क्योंकि पॉइंट डेसिमल पॉइंट में भी जा सकती है वैल्यू। यस. वैसे एन तो आई ईमेल थिंक एड्रेस. इसमें इंटीजर भी हो सकता है यूज। नहीं, क्यों? एवरेज मतलब मार्क है.
ये भी है। बट एवरेज मार्क पे अगर हम इंटीजर वाले वो लगाते हैं फंक्शन। नहीं तो वो तो आप ख़राब कर रहे हो ना खुद एवरेज को। अच्छा अच्छा। अगर 43.7 आई हुई हो तो इसको 43 करना बेहतर समझते हो या 44 करना बेहतर समझते हो? 44। हाँ, तो बस फिर तो वो तो इंट लगोगे तो 43 पे चला जाएगा। हाँ ये गलती हुई। हाँ। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ईमेल एड्रेस स्ट्रिंग। क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इंटीजर। इंडिकेट वेदर एन ईमेल हैज़ बीन रेड। बुलियन। जी। ठीक है 4 मार्क्स हैं। जी, फ्री के 4 मार्क्स थे। ये पूरा सवाल मैं बता रहा हूँ, 14 नंबर का सवाल उसे दिया हुआ है अक्टूबर नवंबर 21 में। उस वजह से ये आसान नहीं मिलेगा। लेकिन इंशाल्लाह ये आपको जो है ना यही चैप्टर जो है ना ज़्यादा आसान लगेगा। आगे वाले चैप्टर जो है ना जिसमें एरेज हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं प्रैक्टिस करने में। एरेज बहुत मुश्किल आई हुई हैं इसमें ए लेवल कंप्यूटर साइंस में। सारा का सारा सिलेबस ही बेसिकली मैं बताऊँ ना, पेपर 2 और पेपर 4 का एरेज के ऊपर है। आपको एरे समझ आ गया, आपको रिकॉर्डेड टाइप भी समझ आ जाएगी, आपको टेक्स्ट फाइल्स भी समझ आ जाएंगी। एरेज और स्ट्रिंग चैप्टर 2 है इसका। अगर वो चैप्टर 2 आपने समझ लिया ना, पेपर 2 भी निकल जाएगा आपका पूरा का पूरा, और आपका पेपर 4 भी निकल जाएगा। खैर, उसके बाद जो कहते हैं, an airline wants to provide passengers with information about individual flights and allow them to book their flights using an online booking system. Tick one box in each row of the table to indicate whether each item of information would be essential for the customer when making a booking. अच्छा, ये चीज़ जो है ना वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सवाल बनता है, लेकिन इधर भी ठीक अच्छा है ये तो इतना कोई। एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी है मेरे हिसाब से तो। जी, वो वही ना, वो चैप्टर आखिरी वाला है बिल्कुल। लेकिन उसने कहा है कि वो क्या करता है कि एयरलाइन प्रोवाइड करता है पैसेंजर्स को विद इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल फ्लाइट्स एंड अलाउ देम टू बुक देयर फ्लाइट यूजिंग एन ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम। अच्छा, इसमें जो है क्या ज़रूरी हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये अच्छा कि जब टाइम। आप बुकिंग, डिपार्चर टाइम जो है एसेंशियल है। बिल्कुल। फ्लाइट नंबर इज नॉट एसेंशियल, यानी कि वो बुक कर रहे हाँ। तो उनको क्या, वो जो भी आएगा वो ठीक। बिल्कुल। डिपार्चर एयरपोर्ट एसेंशियल है कि किधर से जो फ्लाइट जानी है। हाँ। एयरक्राफ्ट टाइप इज नॉट एसेंशियल, नोप। जौन सा मर्जी है। टिकट प्राइस एसेंशियल है। ये तो बहुत एसेंशियल है। नंबर ऑफ सीट्स इन एन एयरक्राफ्ट नोप। नहीं चाहिए। सिंपल सवाल था, सोच ये के तो बस जनरल उसको टिक नॉलेज है। करना है। तो ये हाँ, कंप्यूटर साइंस में भी घुस गया। ये बेसिकली सवाल मुझसे मेरे ख्याल से शायद इधर मुझे डाल, क्योंकि आधा सवाल जो बेसिक प्रोग्रामिंग का है आधा वो उस तरह से है। वो मैंने सारे कॉपी कर दिए थे। ये बेसिकली ये चीज़ जो है ना ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सवाल है। ओह। उधर बेसिकली होता है कि आप बेसिकली पर्पस देखते हो कि जब आपने सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो पहले आप इधर आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अब देखो, जब ये ऐप बनाई जाएगी, तो ये चीज़ें कंसिडर नहीं करनी उसमें डालते हुए। ये बात सोची जाती है कि कौन कौन सी हम्म। चीज़ें डालनी है एक्चुअली, कौन कौन सी नहीं भी डालनी। एयरपोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना, जो कहेंगे बिल्कुल। कि वो अपना उठा के डेटाबेस पकड़ा देंगे अपना सारा कि भाई इसमें से ढूंढ लो जो उस पर वेबसाइट पे डालना है। लेकिन ये चीज़ें डालने की जरूरत तो नहीं है ना कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो वो फिर प्रोग्रामर्स पहले इसको वो कट आउट करते हैं और फिर उसके बाद जो है निकालते हैं। तो खैर, उसके बाद उसने कहा आइडेंटिफाई द टेक्निक। हाँ, अब ये चीज़ जो है ना वो उसमें आ गई है, आगे उसके अंदर सवाल है। ये एब्स्ट्रैक्शन वगैरह का सवाल है और सारा कुछ वो उस वाले टॉपिक की तरफ चला गया। अच्छा। हम्म, ये भी उसी का ही सवाल है। और इसके अच्छा ये सेकंड पार्ट, अच्छा ये array का सवाल है। जी, अच्छा खैर ये पार्ट जो है इसका है अगेन। उसके अंदर कहते हैं evaluate the expression given in the following table, the variable have been assigned values as follows। पंप ऑन की वैल्यू ट्रू है, प्रेशर ओके की वैल्यू ट्रू है, हाई फ्लो की वैल्यू फॉल्स है। बताओ भाई क्या बनेगा ये? पहला वाला क्या बनेगा? प्रेशर ओके एंड हाई फ्लो। फॉल्स। जी, ये हो गया फॉल्स। पंप ऑन और प्रेशर ओके। ट्रू। ठीक है, ये क्या बनेगा? नॉट पंप ऑन और प्रेशर ओके फॉल्स। एंड नहीं, प्रेशर ओके एंड नॉट हाई फ्लो की वैल्यू फॉल्स, तो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। नॉट पंप ट्रू। ऑन इज ट्रू फॉल्स, आएगा फॉल्स और आई ट्रू, थिंक अगर ट्रू। एक ट्रू जी, आएगा। ये क्या बनेगा? फॉल्स। फॉल्स पड़ेगा। हम्म, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग वाले सवाल किधर हैं यार? ये तो बच्चों वाली चीज़ें आई जा रही हैं। हाँ, अब ये वो चीज़ है जो मैं कह रहा था उस वक्त।
क्वेश्चन 8 कहता है कि an algorithm will output each integer value between 100 and 200 that ends with the digit 7. For example, 107. Output a final count of the number of values that are output. वो ये कहता है कि आप जो हैं बताएं कि 100 से लेकर 200 तक तमाम वो वैल्यूज़ जो एंड करती हैं 7 के साथ वो आउटपुट होनी है, और आउटपुट करना है फाइनल काउंट ऑफ ऑल दी नंबर्स जो आउटपुट हुए, जितने नंबर जितनी दफ़ा आउटपुट की कमांड चली वो काउंट करेंगे। आप जो है इसके लिए एल्गोरिदम लिखें। इस एल्गोरिदम को लिखने के भी 2-3 तरीके हैं जो कि मैं आपको सिखा देता हूँ, सारे के सारे आप देख लेना। देखो, एक जो यूनिवर्सल तरीन तरीका है ना, मैं वो आपको बाद में करूँगा। पहले वो देख लेते हैं जो कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था इधर के क्या करेगा बच्चा। एक हरकत हुआ जो मैंने की थी, एंड वो इतनी सुपर जीनियस हरकत थी कि वो कभी मार्किंग सी में नहीं आई, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। खैर, होता क्या है कि हम इधर कर लेते हैं डिक्लेयर सबसे पहले, क्योंकि उसने कहा था कि हमने एक फाइनल काउंट आउटपुट करना है, तो इधर हम काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, काउंट इंटीजर। अच्छा, अगर आपको वेरिएबल की समझ ना आ रही हो कि कितने वेरिएबल्स आप यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए 3-4 लाइनें छोड़ दिया करो, सोचने ना बैठ जाना एग्जाम के दौरान कि कितने लिखने। और दूसरा एक वेरिएबल हम बना लेते हैं माइंड टीचर का, तो उसको भी इधर ही डिक्लेयर कर लेते हैं। एक लाइन में आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हो। इधर कर लेते हैं दिस इंटीजर, इसका नाम रख लेते हैं, चलो दिस इंटीजर कॉमा काउंट इंटीजर। अभी काउंट को हम सेट कर रहे थे 0 पे, क्योंकि अभी कोई भी नंबर इस तरह का आउटपुट नहीं हुआ। अब देखो, इधर मैं करता हूँ लूप लगा लेता हूँ, फॉर दिस काउंट या दिस इंट, रेंज है हमारी 100 से लेकर 200 तक। अगर मैं ये रेंज चेंज कर दूं, क्योंकि 200 मैक्सिमम बाउंड है ना और 100 मिनिमम, तो 107 से लेकर 197 तक नंबर सारे आउटपुट होने हैं ना, बेसिकली जिनकी आखिरी फाइनल वैल्यू 7 है। ऐसा ही है ना? जी जी। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे ये रेंज लगा लेता हूँ 107 टू 197, ये मैं रेंज लगा लेता हूँ। एंड उसके बाद मैंने आपको स्टेप फंक्शन का बताया था कि मैं इधर लगा लेता हूँ, सॉरी 2 कैपिटल होगा, 2 और स्टेप 10, और इधर मैं सिंपली लिख देता हूँ स्टेप 10 की जगह स्टेप 7 नहीं होगा सर? नहीं, 10 स्टेप करेगा ना, 107 के बाद अगला कहाँ पे आएगा, 117 पे आएगा ना, अगला 7th वाला। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर जो है कि कहते हैं, माशाल्लाह मैथ बहुत ही अच्छा है, हाँ वो थोड़ा मैं भूल गया। दिस इंट। अब दिस इंट क्योंकि आउटपुट हुआ तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट काउंट प्लस 1, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट दिस इंट, और यहाँ पर आप बेसिकली कर दो कि आउटपुट काउंट। कोड खत्म हो, उसके बाद आपने आउटपुट काउंट कर दिया। ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन की है, ये डिक्लेरेशन यहाँ पर थी, लूप मैंने इधर करके लगाया था, फिर इसको मजीद मैंने इधर करके लगाया। तो इस तरह से इंडेंटेशन लाजमी कर लेना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू कौन सी आउटपुट होगी, 107। स्टेप 10 होगा जब वो नेक्स्ट इंट पर जाएगा, स्टेप 10 हुआ तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 117, 127, 137, 147, करते करते 197 आउटपुट होगा। 197 के बाद कोड ही रुक जाएगा। काउंट हर दफ़ा इंक्रीमेंट होगा, तो काउंट की वैल्यू जो है कितनी, 10 मेरे ख्याल से अब वैल्यूज आउटपुट होंगी, तो 10 आउटपुट हो जाएगा। समझ आया ये? बस। अब मैं आपको ये इससे भी ज़्यादा मज़े के तरीके से सवाल करके दिखाता हूँ, क्योंकि एग्जाम के दौरान अक्सर स्टूडेंट को ये एक चीज़ वो हो जाती है कि स्टेप 10 कोई चीज़ बला थी जो पढ़ाई गई थी हमें, क्योंकि ये पेपर में यूज़ नहीं हो रही होती, तो जो जनरल प्रैक्टिस होती है ना, तो उसमें स्टेप 10 का काम ही नहीं आ रहा होता, स्टूडेंट भूल जाता है ये भी कोई चीज़ थी। अब एग्जामिनर ने क्या उसका तरीका बताया हुआ है कि दूसरा जो उसने बताया स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसको स्टेप 10 का नहीं पता। एग्जामिनर ने कहा कि वो यहाँ पर रेंज लगाए 100 से लेकर 200 तक वाली, जो कि गिवन रेंज है, जो कि एक्चुअल सही मेथड है इसको करने का। क्योंकि देखो, ये रेंज वी आर अनश्योर के इस रेंज में से इस रेंज तक, ये तो अभी दी हुई है ना, हो सकता है कोई भी फिगर्स दिए हुए होते कि वो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उस टाइम पर, तब क्या करता था, तब तो नहीं हम इस रेंज के बारे में श्योर थे कि क्या रेंज होती। अच्छा, उस रेंज के ऊपर होता है ये कि फिर हम दिस इंट के ऊपर यूज करते दिस इंट मॉड 10,
और इसको कंपेयर करते कि अगर ये 7 की इक्वल है या नहीं। आपको पता है किसी भी नंबर के लिए लास्ट डिजिट निकालना होगा, कोई भी 3 डिजिट नंबर हो। ये 137 है, हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 1 जार आपके पास ये 10, 3 और 7 नीचे आ जाएगा, 10 3 जार 30 और रिमाइंडर 7 आ गया। ये जो फाइनल डिजिट होता है ना, ये आ जाता है आपके पास इस केस में। लेकिन ये चीज़ भी अब हर स्टूडेंट के जहन में नहीं आएगी, क्योंकि ये मैथ तो फरिश्तों में भी नहीं समझ आया उस टाइम पे एग्जाम के दौरान कि ये 5 नंबर में इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ पूछ रहा है। तो इसके लिए जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया था ना, वो देखो क्या था। क्योंकि मैथ्स जो इतनी अच्छी होती नहीं है और कंप्यूटर साइंस और फिर भी समझ आ जाती है। आपने क्या करना है कि आपके पास ये बिल्ट इन फंक्शन दिए हैं, ये पेपर 2 में कहीं पर भी यूज़ करना अलाउड होते हैं, एनी वेयर इन द एग्जाम इनको यूज़ करना अलाउड होता है। आपको मैंने ये फंक्शंस पढ़ाए हुए हैं लेफ्ट और राइट के, इनको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कि अगर हम जो है, अच्छा, और इसके अंदर दूसरा आपके पास फंक्शन पढ़ाया गया था इधर, जो देखो ये num to str और str to num, ये भी पढ़े हुए, ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ पर दिस इंट को, अगर मैं अपने पास यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ अपना दिस वेरिएबल के नाम से, और मैं इसको असाइन कर देता हूँ एज num to str दिस इंट, जो वैल्यू लूप में चल रही है, ठीक है, ये वैल्यू चल रही है आपके लूप में 100 से 200 तक की। दिस वेरिएबल को मैं चेंज करता हूँ कि इफ राइट दिस वेरिएबल कॉमा 1, राइट साइड से पहला करेक्टर इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 7। अगर स्ट्रिंग में 7 की इक्वल है देन आप क्या करो, यहाँ पर आप कर दो आउटपुट दिस इंट, यानी कि आप लूप में हर दफ़ा वो जो दिस इंट की वैल्यू है उसको पहले आप कन्वर्ट कर लो स्ट्रिंग में और उसको चेक कर लो इस तरह से, राइट साइड पे पहला वैल्यू। अच्छा, अब ये जितना मर्जी नंबर हो सब पे चेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सिंगल डिजिट नंबर है तो राइट साइड से 1 वाली वैल्यू क्या होगी, यही 7 होगा। 3 डिजिट नंबर है, क्या राइट साइड से पहली वैल्यू होगी 7। ये मैंने इतनी बड़ी नंबर लिख लिया, राइट साइड से पहली वैल्यू फिर भी आप चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यू है राइट साइड से पहली वैल्यू चेक करनी है ना, क्योंकि उसने क्या कहा था, दैट एंड्स विद द डिजिट 7। तो इस केस में ये अप्रोच जो है ना मैं सबसे बेहतर समझता हूँ। ऑल्दो दिस अप्रोच इज ऑल्सो गुड, जो मैंने स्टेप वाली करके दिखाई थी, मैंने मिटा दी है वो, लेकिन वो स्टेप वाली अप्रोच भी सबसे बेस्ट है कि अगर आपको स्टेप याद रहे। स्टेप नहीं याद आ रहा तो इस तरह के किसी भी काम पे वो जो एग्जाम में दिया हुआ था कि करें आप, वो नहीं करना। आपने फिर इस तरह की अप्रोच पे जाना है और इस तरह की अप्रोच पे आगे भी क्वेश्चन आएगा बिल्ट इन फंक्शंस का। तो उधर भी बेसिकली हम ये वाली अप्रोच यूज़ करेंगे, जिस वजह से मैंने इधर भी ये वाली अप्रोच यूज़ करके दिखाई है आपको, ठीक है। सही। अच्छा, इसके बाद जो है चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। वो यहाँ पे कहता है स्टडी द फॉलोइंग सूडो कोड केस ऑफ माई स्विच। 1 पे वैल्यू को दिस करेक्टर को ए साइन कर देना है, 2 के केस में दिस वैल्यू को वाई साइन कर देना है, 3 में दिस करेक्टर को साइन कर देना है 7, अदरवाइज दिस करेक्टर को एक एस्ट्रिस्क साइन कर देना है। एंड केस राइट सूडो कोड विद द सेम फंक्शनैलिटी विदाउट यूजिंग अ केस स्ट्रक्चर। केस स्ट्रक्चर के बगैर जब हमने लिखना है तो क्या करना होता है, इफ एल्स इफ चलेगा। इफ एल्स इफ लिखेंगे ना, अगर केस नहीं लिखना तो इधर आ जाएगा कि इफ माई स्विच इज इक्वल टू 1 देन क्या करना है, आपने दिस करेक्टर को साइन कर देना है ए, देन दिस करेक्टर ए, एल्स इफ माई स्विच इज इक्वल टू 2 then this character y, else if my switch 3 then क्या करना था 7, वरना एल्स, ये जो अदरवाइज पार्ट है इसको हम एल्स पे लिखते हैं, जिधर इसको साइन हो जाएगा एस्ट्रिस्क, एल्स दिस करेक्टर
एस्ट्रिस्क एंड इफ, इस तरह से इसको लिखोगे। ठीक हो गया? जी जी। अच्छा, उसके इजी है बाद तो। चल। हम्म, अब ये सारे जो है ना आपको बेसिक सवाल नज़र आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा अच्छा है और ये एल्गोरिदम राइटिंग के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना समझाने वाली चीज़ है। ये इंशाल्लाह जो है हम फ्यूचर में करेंगे। अभी के लिए जो है आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है, इनको फिर मैं आपको बाद में कराऊंगा। मैं से कौन सा वाला सवाल कराऊँ यार, ये तो बेसिक्स हैं। हाँ, ये देख जो उसके बाद फिर बेसिक जो है कहते हैं हम जा सकते। क्वेश्चन नंबर 20, इसके ऊपर वाले जो सवाल हैं जो बाकी सारे हैं ना उनमें से मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और हम वो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि प्रोसीजर राइट वो उसकी राइटिंग है एल्गोरिदम के डिटेल लिखने की, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि अ प्रोसीजर सेलेक्ट टेक्स टू इंटीजर वैल्यूज एज अ पैरामीटर। ये दो वैल्यूज लेगा एज अ पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज वेयर बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 9 एंड द वैल्यू एंड वैल्यू इज ग्रेटर देन द स्टार्ट वैल्यू। इतनी लंबी बात लिखी, मतलब क्या है कि दो इंटीजर वैल्यूज ली जाएंगी, एक स्टार्ट वैल्यू और एक एंड वैल्यू होगी, बोथ वैल्यूज आर ग्रेटर देन 9। दोनों वैल्यूज की जो है ग्रेटर देन 9 क्या मतलब है, डबल डिजिट होंगी। इस बात को गौर, एक ही बात को समझते जाओ, ये डबल डिजिट वैल्यूज होंगी। डबल डिजिट होंगी या ट्रिपल भी हो सकती है कि ये लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो डबल डिजिट होंगी। एंड एंड वैल्यू इज ग्रेटर देन द स्टार्ट वैल्यू, यानी कि ये बात एज्यूम्ड है कि पहले वाली वैल्यू अगर 10 है तो आखिरी वाली वैल्यू 11 या उससे ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो उससे छोटी आ गई। ठीक है, output each integer value between the start and end value, not including the start and end values। आउटपुट करना है हर इंटीजर वैल्यू को जो कि बिटवीन हो इनके, where the sum of the last two digits is 142, जिससे लास्ट दो डिजिट्स का सम 142 के इक्वल हो। सॉरी, ओहो, लास्ट दो डिजिट्स का सम 6 की इक्वल हो, फॉर एग्जांपल 142। 142 एक ऐसा नंबर है कि जिसके लास्ट दो डिजिट्स का सम 6 के इक्वल है। अगर हम बात करें 33 की, 33 के लास्ट दो डिजिट्स का सम हमारे पास 6 है। 1160 के लास्ट दो डिजिट्स का सम हमारे पास 6 है। 19324 इनके लास्ट दो डिजिट्स का सम भी हमारे पास 6 है। बात ये कि कितना बड़ा और कितना छोटा नंबर होगा, कितनी रेंज होगी, ये हमें डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये कोई डिफाइंड नहीं हुआ, बस ये पता है कि दोनों नंबर ग्रेटर देन 9 होंगे। राइट प्रोसीजर फॉर द राइट सूडो कोड फॉर द प्रोसीजर सेलेक्ट पैरामीटर वैलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि ये जो रसूल है ना कि ग्रेटर देन 9 होंगे, स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू से बड़ी होगी, या एंड वैल्यू स्टार्ट वैल्यू से बड़ी होगी, ये हमने नहीं चेक करना। ये एज्यूम्ड है कि वो ठीक ही आ रहे होंगे, लेकिन हमने लास्ट दो डिजिट्स को चेक करना है। अब इस सवाल को देखो मैं कैसे करता हूँ। सिस्टम ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारे लिए लेंथ अननोन है, नंबर लेंथ ऑफ नंबर्स अननोन है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम num to str यूज़ करेंगे नंबर पे। वो लूप लगा हुआ है ना, एक रेंज लगी हुई है। फॉर एग्जांपल रेंज लगी हो 11 से लेकर 11000 तक। इसमें हमें पता है कि दो डिजिट नंबर्स भी आएंगे, हमारे पास 3 डिजिट नंबर भी आएंगे। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा कि ये हमारे पास 42 हो जाए। ठीक है, हमारे पास 4 डिजिट नंबर भी आएंगे 1060, और हमारे पास 5 डिजिट नंबर भी होंगे 100, क्या हो सकते हैं और सम्स 15। ठीक है, ये सारे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले हम इस पर यूज़ करेंगे नम टू एस टी आर। नम टू एस टी आर अगर हम सब पे यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा कि ये सारे नंबर्स बन जाएंगे स्ट्रिंग में। ये सारे नंबर्स बन गए स्ट्रिंग में। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं राइट साइड से ये दो दो उठा लेता हूँ।
अब मेरे पास स्ट्रिंग्स में क्या आ जाएगा, राइट साइड से उठाया और एक वेरिएबल एक्स बना लिया, जिसके अंदर मेरे पास पड़ा होगा 33, 42। ये मैंने राइट का फंक्शन यूज़ किया, इन सब पे मैं राइट का फंक्शन यूज़ करूँ। उसके बाद पहले कन्वर्ट किया, कन्वर्ट पहले करना लाजमी, मेरा राइट का फंक्शन नहीं चलेगा। उसके बाद फिर मैंने राइट का फंक्शन यूज़ करके साइड से निकाल लिए 60 एंड 15। अब इसका सम कैसे चेक करेंगे? सम चेक करने के लिए हमें यहाँ पे मज़ीद इनको तोड़ना पड़ेगा। मज़ीद तोड़ेंगे हम, एक वेरिएबल जो है ए और वेरिएबल बी बना लेते हैं अपने पास, जिधर मैं इनको लेफ्ट साइड से एक वैल्यू, राइट साइड से, ये लेफ्ट से एक नंबर उठाया लेफ्ट वन यूज़ करके, और जब मैंने राइट वन यूज़ करके उठाया, लेफ्ट साइड से एक वैल्यू उठाई गई, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 6, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 5। अब इन सारों को वापस कन्वर्ट किया जाएगा str से num में, str टू num यूज़ करेंगे, और फिर इनको a प्लस बी को, यानी कि a प्लस बी को कन्वर्ट करने के बाद चेक करेंगे क्या ये 6 के इक्वल आते हैं। अगर आते हैं तो हमने क्या करना था कि फिर जो है, अगर ये इक्वल हैं तो फिर हमने इस वाली वैल्यू को आउटपुट कर देना। ये सारी जो मैंने इसकी वर्किंग की, ये आपको वर्किंग समझ आई? यस। इसी तरह से एग्जाम में वर्किंग करनी है। इस तरह से नहीं सोचोगे। 7 नंबर का सवाल है, 7 नंबर का सवाल हमारे यहाँ मुश्किल सवाल कंसिडर होता है। 7 to 8 मार्क्स के प्रॉपर वर्कशॉप्स हो रही होती हैं सेपरेट के 7 to 8 मार्क्स वाले सवाल के सॉल्व करने। इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, इस तरह से सोचोगे, इस तरह से माइंड मैप बनाओगे तो ही सवाल निकलेंगे। अब देख लो, प्रोसीजर बनाना है। प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर सेलेक्ट, प्रोसीजर सेलेक्ट, स्टार्ट और एंड वैल्यू हमारे पास आ रही है, विच आर इंटीजर, और ये क्योंकि प्रोसीजर है तो इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है। उसके बाद वेरिएबल्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं मुझे नहीं पता, तो मैं वेरिएबल्स पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं पहले कोड लिखूँगा, उसके बाद मैं वेरिएबल्स का सोचूंगा। इधर सबसे पहले जो है हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर दिस नम। दिस नम मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा था नॉट इंक्लूडिंग द स्टार्ट एंड द एंड वैल्यूज। तो कैसे करेंगे हम? बेसिकली इधर लूप लगाया जाएगा स्टार्ट प्लस 1, यानी कि उसने क्या कहा था कि बेसिकली 11 से लेकर 11,000 तक है, तो नॉट इंक्लूडिंग स्टार्ट वैल्यू का क्या मतलब है? 12। नॉट इंक्लूडिंग द एंड वैल्यू क्या मतलब है कि 1999 वो एंड वैल्यू होगी। तो स्टार्ट प्लस 1, 2 एंड -1, ये लूप की हम रेंज लगा लेते हैं। ये बात समझ आई आपको? जी जी। ये लूप में लगाने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने पास वेरिएबल दिस str का, या दिस str। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को स्ट्रिंग में बंद कर देता हूँ, num to str दिस नम। इससे क्या हुआ कि दिस नम हमारे पास स्ट्रिंग में बन गया। अब हम इसमें लेफ्ट राइट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर वेरिएबल का नाम थोड़ा सा लॉजिकल रखने के लिए मैं इसका नाम रख लेता हूँ लास्ट टू, ताकि मैं पता हो कि यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स हैं। लास्ट 2 को मैं साइन कर लेता हूँ, राइट साइड से उठाने ना लास्ट 2, तो हम क्या करते हैं, राइट दिस str कॉमा 2। तो क्या होगा कि लास्ट 2 वेरिएबल में बेसिकली एक्स लास्ट 2, ये लास्ट 2 नंबर एज ए स्ट्रिंग आ गए। अब इसको मजीद तोड़ना है हमने, तो मैं इधर एक वेरिएबल अपना बना लेता हूँ ए। अच्छा, ए को मैं इंटीजर भी साथ साथ कन्वर्ट कर लेता हूँ। इंटीजर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा कि मैं इधर यूज़ कर लेता हूँ, या इधर नहीं कन्वर्ट करता, चलो मैं इधर पहले लिख लेता हूँ से। अच्छा, अब एक लेफ्ट साइड का नंबर है, क्योंकि 33 है फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में, तो हमें एक दफ़ा लेफ्ट से उठाना, एक दफ़ा राइट से। तो क्या होगा, लेफ्ट लास्ट 2 कॉमा 1, एक नंबर लेफ्ट वाला 3 आ गया आपके पास, और बी को हम असाइन कर देते हैं राइट लास्ट 2 1। तो इससे हमारे पास ये राइट साइड वाला भी आ गया। ये बात समझ आई आपको? जी जी। अब जब हमने ये दो उठा लिए, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं
कि इफ एसटीआर टू नम, या सॉरी, हाँ पहले तो एसटीआर टू इसको सर नम, उसमें करेंगे ना, जी, स्ट्रिंग, वो सॉरी इंटीजर में। नंबर में, जी नंबर में हाँ इंटीजर में नंबर में। कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये बने ए प्लस एसटीआर टू नंबर बी इज इक्वल टू 6, देन अगर ये इसको इक्वल है तो हमने क्या आउटपुट करना था, दिस नम, तो हम इधर कर देंगे लाकर आउटपुट दिस नम। ये इफ एंड इफ हुआ यहाँ पर। और क्या करने को कहा था उसने हमें, और कुछ भी नहीं करने को कहा था, तो इधर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट दिस नम, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड प्रोसीजर। अब आप देख सकते हो कि जब हमने इसे प्रोसीजर बनाया, एंड प्रोसीजर, कि जब हमने इसको प्रोसीजर बनाया तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास अब एक यूनिवर्सल कोड है, इसके तमाम वेरिएबल जो है ना डिक्लेयर कर लेना, मैं चलो कर ही देता हूँ, कि बेसिकली दिस नम जो है, मैं बस बता देता हूँ कि दिस नम इज इंटीजर, डिक्लेरेशन तो आप लिख ही लोगे, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग और ये भी दोनों जो हैं आपके पास एस टी आर ही हैं, एंड यस बस, ये और जो दिस नम है, ये दिस नम आया था पैरामीटर, नहीं दिस नम को अच्छा हमने ऊपर डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, इसकी डिक्लेरेशन बनेगी। डिक्लेरेशन आप बाद में कर सकते हो, लेकिन डिक्लेरेशन करना लाजमी है, नहीं करोगे एक नंबर कट जाएगा आपका। लेकिन ये आपका जो है 8 मार्क का जो है, 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का सवाल इस तरह से दिया जाता है, जिसके ऊपर कि आपको इतनी प्लानिंग कम अज़ कम करनी पड़ती है ताकि आप इसका आंसर कैलकुलेट कर हम्म। सको। ये बात आपको समझ आ गई? अ, जी जी, मतलब इसका कोडिंग सेक्शन इतना लॉन्ग नहीं है, मतलब आपको क्वेश्चन को और ओवरऑल प्लानिंग करना ज़रूरी है। जी, एक तो प्लानिंग करना लाज़मी है, अगर प्लानिंग पे अभी जो हम एरेज़ के सवाल करेंगे ना, उसमें आपको फ़ील होगा कि यस जो काम है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। मुश्किल है। हुँ, लेकिन इंशाल्लाह जो है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो और वो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? सही। चलो फिर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है।